सभी पत्रकार बंधुओं को धन्यवाद आने के लिए। और सबसे पहले तो मैं कांग्रेस प्रेसिडेंट आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी का, हमारी नेता सोनिया गांधी जी का, न्याय योद्धा विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी का, प्रियंका जी का, वेणुगोपाल जी का, माकन जी का और तमाम अपनी लीडरशिप का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने मुझे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ऐसी डिपार्टमेंट का चेयरमैन बनाया और मुझे मौका दिया कि मैं पूरे भारत में जो वंचित वर्ग है, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग और माइनॉरिटी के लोग, जो सताए हुए लोग हैं, जिनको आज सरकार, जिनके बीच भय पैदा करके, हिंदू मुसलमान करके, जाति पूछकर, मारने वाले को संरक्षण देकर सरकार बढ़ावा दे रही है, उनके खिलाफ सामाजिक न्याय की इस लड़ाई को, संविधान को बचाने की इस लड़ाई को जो आदरणीय राहुल गांधी जी, खड़गे जी लेके चल रहे हैं, उस लड़ाई को आगे बढ़ाने में उसका सहभागी बनने का जो मुझे मौका दिया, इसके लिए मैं कांग्रेस लीडरशिप को धन्यवाद करता हूं। और साथ ही साथ पूरे भारत के बहुजन समाज को मैं आश्वस्त करता हूं कि जो हमारे महापुरुषों की विरासत है और हमारे महापुरुषों की जो विचारधारा है, मैं किसी भी कीमत पर उस विचारधारा के साथ समझौता नहीं करूंगा। अपने महापुरुषों की विचारधारा को आगे बढ़ाऊंगा। और मैं जानता हूं कि जब तक कांग्रेस ताकतवर थी तब तक हमारे लिए बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं बनी। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को संविधान सभा का निर्माण समिति का चेयरमैन बनने का मौका मिला। पूरे भारत को इतना खूबसूरत संविधान मिला और संविधान के माध्यम से उन्होंने तमाम जाति वर्ग के लोगों को एक श्रेणी में लाकर बराबर खड़ा कर दिया। चूंकि मनुस्मृति में देश की महिलाएं, अछूत, शूद्र, इन सब लोगों को मानवता के दर्जे से वंचित रखा, लेकिन उस मनुस्मृति को खत्म करके डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के संविधान ने देश में निष्पक्ष रूप से जाति धर्म का बंधन काटते हुए, औरत मर्द के बीच के उस अंतर को भी खत्म करते हुए सबको संविधान की नज़र में बराबर किया और सबको वन मैन वन वोट वन वैल्यू ये अधिकार दिया। और आप जानते हैं कि कांग्रेस के टाइम पर ही ट्राइबल सब प्लान और शुल्कास्ट सब प्लान बना, जिसमें प्लान बजट में जनसंख्या के हिसाब से बजट का प्रोविज़न किया। 20 सूत्री कार्यक्रम में बहुत सारे लोगों को खेत की ज़मीन के पट्टे मिले, रेजिडेंशियल प्लॉट के पट्टे मिले। पहले बैंक प्राइवेट होते थे, इंश्योरेंस कंपनी प्राइवेट होती थी, लेकिन इंदिरा जी के टाइम पर उनका राष्ट्रीयकरण हुआ और करोड़ों लोगों को रोजगार मिला। सैकड़ों PSUs बनाए, उनके अंदर भी करोड़ों लोगों को रोजगार मिला। लेकिन जब से कांग्रेस कमजोर हुई, उसके बाद से धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि जो अधिकार डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने अपने 5 में से 4 बच्चों को गंवाकर, माता रमाबाई को गंवाकर, अपना पूरा जीवन जलाकर जो हमें दिए थे, वो अधिकार उसके बाद से 70% छिन गए, 30% बचे, वो भी लगता है धीरे धीरे छीनते जा रहे हैं। और जो हमारी लीडरशिप है, बहुजन लीडरशिप, उसको ऐसे समय में जो लीडरशिप देनी चाहिए थी वो देने में नाकाम रही। तो हमें हर कीमत पर अपने आने वाले बच्चों की भविष्य की चिंता है, उनके हक अधिकार की रक्षा करनी है। जो प्राइवेटाइज हुआ है वो भी वापस आए। और हम जानते हैं कि पहले शिक्षा फ्री थी और बाबा साहेब के द्वारा जो शिक्षा के रास्ते खुले, रिजर्वेशन के माध्यम से नौकरियों के रास्ते खुले, राजनीति में MP MLA बनने के रास्ते खुले, बाबा साहेब के द्वारा जो रास्ते खुले, तो थोड़ा एक मिडिल वर्ग बना हमारे समाज में, थोड़ी तरक्की आई। लेकिन वो भी मनवादी सरकार को रास नहीं आ रही है। धीरे धीरे उन्होंने एजुकेशन को इतना महंगा कर दिया है कि हमारे लोगों से शिक्षा छिन गई है। आज इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज या मैनेजमेंट कॉलेज, BArc और तमाम तरह के जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, उनके अंदर पहले तो एडमिशन के लिए मारामारी है, उसके लिए कोचिंग की जरूरत है, कई लाख की कोचिंग लेनी पड़ती है। बच्चा किसी तरह क्वालिफाई भी कर ले, उसका नंबर आता तो अब उसको 5 साल का कोर्स करने के लिए 25-25 लाख रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। 4 साल की डिग्री करने के लिए उसको 20-20 लाख रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। पैसा है नहीं। और ऊपर से जो स्कॉलरशिप से पढ़ जाया करते थे, केंद्र की सरकार ने स्कॉलरशिप को लगभग बंद कर दिया और उनका जो NIC का पोर्टल है वो काम नहीं करता।
कई बार वो पोर्टल सर्वर डाउन हो जाता है, एक तरफ पोर्टल काम नहीं करता और दूसरी तरफ स्कॉलरशिप अप्लाई करने की डेट निकल जाती है और सरकार उस डेट को बढ़ाती नहीं है। साथ ही साथ जितने हॉस्टल्स, रेजिडेंशियल स्कूल SC ST OBC माइनॉरिटीज के लिए जो सरकारों ने उस वक्त बनाए थे, इस सरकार के दौरान धीरे धीरे ऐसी बुरी हालत हो गई है कि लाइब्रेरी के अंदर पढ़ने की व्यवस्था नहीं है, किताबें नहीं है, इंटरनेट की सुविधा नहीं है, टॉयलेट हाइजीन नहीं है, खाने की अच्छी व्यवस्था नहीं है, एक एक कमरे में 7-7 8-8 बच्चे रह रहे हैं और स्कॉलरशिप मिलती नहीं। फर्स्ट ईयर में एडमिशन बच्चा किसी तरह कर्ज लेके करता है, सोचता है स्कॉलरशिप मिलेगी तो चुका देंगे, और जब देखते हैं कि 2-2 साल स्कॉलरशिप नहीं आती या पोर्टल बंद हो गया और वो अप्लाई नहीं कर पाया, अब एक तरफ चिंता है कि पहले वाले पैसे का ब्याज कैसे चुकाएं और अगली चिंता है कि अगले साल की फीस कैसे जमा करें। इस वजह से बहुत सारे बच्चे सुसाइड तक कर रहे हैं और ऊपर से हम देख रहे हैं कि वाइवा में बच्चों को फेल किया जाता है केवल इसलिए क्योंकि वो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC माइनॉरिटी से जुड़ा है। आपने देखा होगा गुजरात के अंदर अभी पीछे परीक्षा हुई, गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन ने रिटन टेस्ट लिया, फिर इंटरव्यू लिया, तो SC और OBC के बच्चों के जनरल के बच्चों से भी ज्यादा रिटर्न में नंबर है, लेकिन इंटरव्यू में उन्हें 20 नंबर से 35 नंबर के बीच 100 में से दिए गए। लेकिन जो जनरल कैटेगरी के बच्चे जिनके रिटर्न में नंबर कम थे, उनको इंटरव्यू में 100 में से 80 से 90 नंबर के बीच नंबर दिए, यानी 50-60 नंबर एकदम से SC ST बच्चों के, OBC बच्चों के इंटरव्यू में कम कर दिए जाते हैं। तो वो फिर पब्लिक सर्विस कमीशन इतना पक्षपात कर रहा है। मुझे याद आता है मैंने भी एक बार चिट्ठी UPSC के चेयरमैन को लिखी थी और मैंने उनसे कहा था कि आप SC ST बच्चों का इंटरव्यू अलग क्यों कराते हैं। जो बच्चे SC ST के UPSC में सिविल सर्विसेज के एग्जाम में रिटर्न में बहुत अच्छे नंबर लेके आते हैं, हम देख रहे हैं कि उनको इंटरव्यू में किसी को 120 नंबर, 130 नंबर दे रहे हैं, और जो उनसे भी कम नंबर लाने वाले हैं जनरल कैटेगरी के बच्चे, उनको आप 220, 225, 200, 210 नंबर दे रहे हैं। एकदम से 100 नंबर फालतू उनको इंटरव्यू में नंबर मिल जाते हैं। इतना बड़ा गैप आ जाता है। जो बच्चा सिविल सर्विसेज में सीधा IAS में आना चाहिए, वो एकदम से गैप इतना हो जाता है कि वो IRS तक चला जाता है, कई बार अलाइड सर्विस में चला जाता है। और जो बच्चा उनका बाहर हो जाना चाहिए था या अलाइड सर्विस में आना चाहिए था, उसको जो 100-125 नंबर का जो मार्जिन मिलता है, उसकी वजह से उनका वो बच्चा कभी IRS तो कभी IPS और कभी कभी तो IAS तक में आ जाता है। तो इस तरह का जो पक्षपात है, इसके खिलाफ हमें लड़ाई लड़नी है। तो कांग्रेस पार्टी ने जो मुझे जिम्मेदारी दी है, उसमें चाहे स्कॉलरशिप से संबंधित मुद्दा हो, चाहे जो SC ST OBC के लिए जो रेजिडेंशियल स्कूल से जुड़ा मुद्दा हो, चाहे उनके जो उनकी जो फीस इतनी महंगी करके शिक्षा छीनी जा रही है उसका मुद्दा हो, चाहे वो प्रोफेशनल कोर्सेज में वाइवा में नंबर कम देके रोक के उसको मेन परीक्षा में बैठने से रोकने का मुद्दा हो। जैसे आपको याद होगा, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, सफदरजंग मेडिकल कॉलेज के अंदर एक समय 25 बच्चे फेल कर दिए शेड्यूल कास्ट के। वो मुद्दा बना, संसद में भी आवाज उठी और लोग कुछ कोर्ट गए, कोर्ट ने उनकी कॉपियों को बाहर की यूनिवर्सिटी में जांच कराई। आपको जानकर ताज्जुब होगा, वो 25 के 25 बच्चे पास हो गए। ये इतिहास है हमारा। इस तरह हमारे बच्चों के हक और अधिकार का हनन होता है। इस तरह हमारे बच्चों को जानबूझकर एग्जाम्स के अंदर फेल किया जाता है। इस तरह की नफरत आखिर कब तक? ऐसे भारत, प्रबुद्ध भारत कब बनेगा? क्या ऐसे भारत विश्वगुरु बनेगा? ऐसे हालात में आदरणीय खड़गे जी ने, राहुल जी ने और पूरी कांग्रेस की लीडरशिप ने जो मुझे जिम्मेदारी दी है, मैं विश्वास दिलाता हूं मैं उस जिम्मेदारी को बहुत ईमानदारी से निभाऊंगा। कोई चमचागिरी नहीं चलेगी और मैं चाहता हूं कोई हाथ पैर छूने की प्रथा छोड़ दें। गिफ्ट लाना, गुलदस्ते देना, ये सब बंद होना चाहिए। हमें काम करना है और काम के दम पे लोग संगठन में स्थान पाएंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि कांग्रेस की जो लीडरशिप है वो मुझे पूरा सहयोग करेगी। पूरे देश के जितने भी हमारे सामाजिक संगठन हैं, चाहे भारतीय बौद्ध महासभा हो, दी बुद्धि सोसाइटी ऑफ इंडिया हो, भीम आर्मी हो, भीम सेना हो, समता सैनिक दल हो, मिशन जय भीम हो, सन गुरु रविदास जन्मोत्सव कमेटी हो, डॉक्टर अंबेडकर जन्मोत्सव कमेटी हो, वाल्मीकि महासभा हो, महापंचायत हो, ये सारे संगठन इतना प्यार अगर मुझे दे रहे, इतना भरोसा कर रहे हैं, तो मैं भी उनको भरोसा देना चाहता हूं। जो हमारे महापुरुषों की कुर्बानी है और जो डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर और मानव कांशीराम साहब का जो सपना था सामाजिक न्याय का, उस सपने को मैं राहुल गांधी जी के साथ मिलकर और पूरे भारत में एक संघर्ष के माध्यम से सामाजिक न्याय को हम स्थापित करवाएंगे। अपने लोगों को न्याय दिलाने के लिए जो भी कुछ करना पड़ेगा हम करेंगे। थैंक यू वेरी मच। कोई सवाल तो नहीं है ना? थैंक यू।